फ्रेंड्स, थीसिस राइटिंग क्या होता है? देखिए, जब भी कोई रिसर्चर जब कोई देखिए, जब होता क्या है कि जब आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद जिस पे आपने पीएचडी की है, तो आपको उसके बारे में थीसिस जो है वो सबमिट करवानी होती है। अब थीसिस होता है क्या है कि जो एक रिसर्चर होता है, तो उसने जो अपने रिसर्च के दौरान जो चीज़ें फैक्ट वगैरह, जो चीज़ें सब कुछ जो डाटा इकट्ठा किया है, उसे उसे उसको वह जो रिसर्चर है वो थीसिस के रूप में सभी के सामने पेश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते आइए जानते हैं। देखिए, द वर्ड थीसिस इज यूज टू रेफर टू द होल टेक्स्ट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्ट ऑन द रिसर्च और प्रोग्राम ऑफ स्टडी। देखिए, जो थीसिस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि होल टेक्स्ट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि होल टेक्स्ट यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो पूरी टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि एक रिसर्चर की जो रिपोर्ट होती है वो किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, तो एक ही जो उसका टेक्स्ट है, जो टाइटल है, उससे वो समझ में आ जाता है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो जो वर्ड थीसिस जो वर्ड है वो जो रिसर्चर है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो वो पेश करता है उसे थीसिस कहा जाता है। Thesis is a long document with specific feature such as abstract, conclusion, bibliography, etc. ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो थीसिस है वो एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, जिसमें कंक्लूजन भी है, जिसमें बिब्लियोग्राफी भी है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू कॉलेजिएट, थीसिस इज proposition that a person advance and offers to maintain argument। यानी कि ये है क्या, यानी कि थीसिस क्या है, ये एक प्रोपोजिशन है या प्रपोजल है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक व्यक्ति का रिसर्च या उसके आर्गुमेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिसर्चर है, उसने कोई रिसर्च की हुई है, तो वो अपनी रिसर्च को थीसिस के रूप में या थीसिस के माध्यम से दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, थीसिस देर आर 3 एलिमेंट, इनमें 3 एलिमेंट है। पहला है, देखिए, ए थीसिस इज ए प्रोपोजिशन। थीसिस क्या है? प्रोपोजिशन है। इट प्रोवाइड एन आइडिया, हाइपोथेसिस एंड और रिकमेंडेशन। देखिए, अब थीसिस होता क्या है, इसमें आइडिया है, यानी कि जो रिसर्चर की जो रिसर्च की रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है, आइडिया। हाइपोथेसिस, उसकी क्या कल्पना थी, क्या हाइपोथेसिस था, क्या रेकमेंड इसने किया है। तो थीसिस में पहले आइडिया और हाइपोथेसिस में शो हो जाता है। ए थीसिस ऑफर एन आर्गुमेंट, इट represent an idea hypothesis for accepting the proposition made rather than simply way। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो रिप्रेजेंट, जिसमें डाटा जिसमें जो आइडिया है, जो हाइपोथेसिस है, जो इसमें दिखाई जाती है, वो सिंपली वे से उसको एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है। तो थीसिस में होता क्या है, इसमें आर्गूमेंट वगैरह भी होते हैं। जैसे मान के चले कि किसी रिसर्चर ने कोई जो रिसर्च की है, अब वो रिसर्च की है, तो उसमें उसने जो चीज़ें उसने फाइंड आउट की है, जो चीज़ें सभी उसने शामिल की है, तो उसमें वो आर्गूमेंट वगैरह सभी को वो शामिल करेगा। यानी कि जो उसका आइडिया है, जो उसका हाइपोथेसिस है, उसने ये चीज़ क्यों की थी, कैसे की थी, सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए थीसिस इज ए ऑल्सो कॉल्ड डिसर्टेशन। थीसिस को डिसर्टेशन यानी कि इसे डिसर्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, एग्जाम्पल मास्टर डिग्री, पीएचडी, एमफिल लेवल, एंड इट इज़ कैरिड आउट अंडर ए सुपरविजन और ऑफ ए प्रोफेसर और एन एकेडमिक और यूनिवर्सिटी। यानी कि जो थीसिस है इसे डिसर्टेशन भी कहा जा सकता है। डिसर्टेशन का मतलब है निबंध, जिसे ऐसे टाइप कहा जाता है। और जो थीसिस है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडी है, जैसे कि जब हम एमए जन की मास्टर डिग्री करते हैं, जब हम पीएचडी करते हैं, जो एमफिल लेवल की हम स्टडी करते हैं, तो हमें एक प्रोफेसर के सुपरविज़न के अंदर हमें थीसिस को लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम यूनिवर्सिटी में, जब हम पीएचडी वगैरह जो कुछ करते हैं, तो हमें उस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, जो हमें गाइडेंस देता है, तो उसी के सुपरविज़न के अंडर हमें अपनी थीसिस को लिखना होता है और सबमिट करना होता है। थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट। अब देखिए कि ये है क्या। थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट हैव सेम कोर पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो थीसिस है, जो डिसर्टेशन है, जो रिसर्च पेपर है, रिपोर्ट है, सभी का एक ही पर्पस होता है और एक ही उद्देश्य, यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है।
पर इनके स्कोप, लेंथ और नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चाहे थीसिस की बात करें, चाहे डिसर्टेशन की बात करें, चाहे रिसर्च पेपर या रिपोर्ट की, सभी का जो पर्पस तो एक ही है, यानी कि अपनी जो रिसर्च है उसको शो करना, सभी का पर्पस एक ही है। पर दोनों के स्कोप में, दोनों की लेंथ में, तो सभी की इसमें नेचर में या इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अब इसको करते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन। द वर्ड डिसर्टेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसर्टेशन। देखिए जो वर्ड है डिसर्टेशन, ये लैटिन भाषा से लिए गए लैटिन वर्ड है ये, जिसका मीनिंग है पाथ, यानी कि रास्ता। सम रिसर्चर डिसर्टेशन इज आल्सो रेफरिंग थीसिस, बट थीसिस एंड डिसर्टेशन हैव माइनर डिफरेंस। देखिए कुछ जो रिसर्चर है वो डिसर्टेशन को थीसिस ही मान लेते हैं, पर दोनों में फिर भी अंतर होता है थोड़ा सा। ठीक है। डिसर्टेशन में तो होता है सार या निबंध। ठीक है। डिसर्टेशन होता है निबंध, किसी ऊपर आप ऐसे टाइप लिख रहे हो। थीसिस भी वैसा ही होता है, पर इसका जो कहने का मतलब होता है, जो इसमें जो चीज़ बताई जाती है, वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। थीसिस एंड रिसर्च पेपर। अब देखिए थीसिस एंड रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। रिसर्च पेपर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक ऑफ रिसर्च। अब जो रिसर्च पेपर क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन का, यानी कि अगर टॉपिक, जो रिसर्च का कोई भी टॉपिक, यानी कि मान के चलते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च की गई है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च पेपर में की जाती है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो जो रिसर्च पेपर होता क्या है, जो कोई भी टॉपिक है रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, जो जो उसके पार्ट है, वो एक जगह पे लिखी जाती है, जिसे रिसर्च पेपर कहा जाता है। एंड मोर देन ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन ए फील्ड, रिसर्च पेपर इज रिटन फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव टॉपिक। अब देखिए जो रिसर्च टॉपिक है वो किसका पार्ट है, वो सब्जेक्टिव टॉपिक का पार्ट है। रिसर्च पेपर इज शॉर्टर देन ए थीसिस एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी। देखिए जो रिसर्च पेपर है वो थीसिस से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, जबकि थीसिस बहुत ज़्यादा गहराई में बताई जाती है, तो इतना ये होता नहीं है, इसकी इतनी लेंथ नहीं होती है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। A research paper can be written in several days, but thesis must have more time for research in described format. देखिए जो रिसर्च पेपर है, इन दोनों अब रिसर्च पेपर ही लिखा जाता है, बट जो थीसिस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम रिसर्च लिखने बैठे तो हमें अगर हम थीसिस लिखने बैठे रिसर्च वर्क की, तो हमें एक अच्छे फॉर्मेट में, एक डिस्क्राइब फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट एंड थीसिस। रिपोर्ट डिफाइन इज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए जो रिपोर्ट है वो क्या डिफाइन करता है, एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, पहली बात तो ये है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो फैक्ट या जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, उसको प्रोवाइड कराना। किसके लिए प्रोवाइड कराना, स्पेशल ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक पर्पस। देखिए स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पेसिफिक ऑडियंस ये है कि जो अभी आने वाले पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, जो आने वाले जो रिसर्चर है उनके लिए। ठीक है। ये कॉमन मैन के लिए नहीं है, जो आगे जाके रिसर्चर बनेंगे या जो पीएचडी वगैरह करेंगे, तो उनके लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ताकि उनको आगे जाके हेल्प हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। जनरली रिपोर्ट वर्ड यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट सम स्कॉलर कॉल्ड रिपोर्ट एज थीसिस। देखिए जो जनरली जो रिपोर्ट है उसका जो वर्ड का इस्तेमाल है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, पर कई बार स्कॉलर क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट को थीसिस के रूप में ही मान लेते हैं, या थीसिस को रिपोर्ट या रिपोर्ट को थीसिस ही बोल देते हैं। वैसे इसका वर्ड है नहीं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, तो स्कॉलर कई बार इसको कह देते हैं। ठीक है। रिपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड न्यू कंसेप्ट एंड न्यू नॉलेज, बट थीसिस प्रोवाइड पर्सपेक्टिव एंड कंक्लूजन विद रिजल्ट ऑफ न्यू नॉलेज। देखिए जो रिपोर्ट होती है वो कभी भी वो न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज को प्रोवाइड नहीं करवाता, तो बट जो थीसिस होती है वही न्यू कंसेप्ट को प्रोवाइड करवाता है। आपको देखिए एग्ज़ाम में बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज को प्रोवाइड कौन नहीं करवाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको टिक करना है रिपोर्ट पे। रिपोर्ट क्या होती है कि आपको यहाँ पे न्यू कंसेप्ट और न्यू नॉलेज नहीं बताया जाता। ये कहाँ बताया जाता है? थीसिस में। थीसिस हैज़ पर्पस टू कन्विंस बेस ऑन हाइपोथेसिस डाटा एंड रिपोर्ट हैज़ पर्पस। देखिए, जो थीसिस का जो पर्पस है उसका क्या पर्पस है? कन्विंस बेस ऑन हाइपोथेसिस डाटा, यानी कि जो एक रिसर्चर का जो हाइपोथेसिस है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका हाइपोथेसिस है, उसको ये दर्शाता है। यानी कि जो थीसिस क्या है? किसी एक जो कोई रिसर्चर है उसका हाइपोथेसिस से बनाया गया डाटा। और जो रिपोर्ट है इसका पर्पस क्या है? रिपोर्ट हैज़ पर्पस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर लास्ट इवेंट और अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब जब रिपोर्ट का क्या पर्पस है, यहाँ पे रिपोर्ट का पर्पस है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताना। जहाँ पे थीसिस का पर्पस है कि पूरा का पूरा जो डाटा है उसको बताना, तो रिपोर्ट का यहाँ पे पर्पस क्या है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे बता देना। तो फ्रेंड्स, ये थी थीसिस की इन्फॉर्मेशन। तो आप चाहे शो करता है वो थीसिस के रूप में करता है। जो थीसिस है वो किसी लेक्चरर के अंडर जो लिखनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर होते हैं ना, उनकी गाइडेंस के अंदर जो है एक रिसर्चर या एक पीएचडी स्टूडेंट या एमफिल स्टूडेंट एक थीसिस को लिखता है। देखिए, अब ये थीसिस दो तरह की है। पहली है क्वालिटेटिव और क्रिएटिव थीसिस। दिस टाइप ऑफ थीसिस इज डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेटरी, एनालिटिक और क्रिएटिव है। यानी कि ये जो थीसिस है ये डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेटरी है, एनालिटिक है और क्रिएटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये इस टाइप की जो थीसिस होती है ये लेंथी होती है काफ़ी। इसमें काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया होता है, एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ को। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट आर वर्किंग दिस टाइप ऑफ थीसिस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट किस टाइप की थीसिस में वर्क करते हैं, तो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिटेटिव या क्रिएटिव थीसिस का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव थीसिस। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबली साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट आर वर्किंग this type of thesis which provide contain data piece of information made by scientific devices and recorded numerically on some type of scale। देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब कि यही है कि क्वांट यानी कि कैलकुलेशन यानी कि गणना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है, साथ में इसमें जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, जो न्यूमेरिकली जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो इसमें देखी जाती हैं। क्वालिटेटिव में हम रिसर्च की जो गुणवत्ता को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव में थीसिस में हम इसकी मात्रा को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्वांटिटेटिव थीसिस का प्रयोग करते हैं और क्वालिटेटिव का प्रयोग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट जो है वो प्रयोग करते हैं। आपको पेपर में सीधा सा एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, थीसिस रिपोर्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब जो थीसिस रिपोर्ट है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई की जा सकती है, वर्गीकृत की जा सकती है। देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, तीसरा है द एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात है कि जो थीसिस की जो रिपोर्ट है वो 3 भागों में बंटती है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, पहले किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन होती है, फिर बॉडी होती है मेन, उसके बाद एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है। जब हम थीसिस लिखने जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले टाइटल पेज, ठीक है, पेज का टाइटल होता है सबसे पहले। देखिए, टाइटल पेज में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइटल नेम, डेट ऑफ सबमिशन, लोगो, सुपरवाइजर नेम एंड डेजिग्नेशन, रिसर्चर नेम एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कॉलेज एट्सेट्रा। तो पहले बात टाइटल पेज में क्या होगा? टाइटल नेम होगा कि रिसर्च किसके बारे में, क्या टाइटल है, कब ये सबमिट की गई थी। ठीक है, लोगो सुपरवाइज़र होगा यानी कि लोगो लगाया जाएगा उसके ऊपर। रिसर्चर जिसने किया है उसका नेम दिया जाएगा कि ये किसने रिसर्च की है, किसने सबमिट की है थीसिस। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज का या डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम आएगा कि ये इस कॉलेज में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियरली इन द कैपिटल लेटर। जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से करना, इसमें से आपको क्वेश्चन आराम से बन सकता है।
एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। एब्स्ट्रैक्ट इज़ ए ब्रीफ टेक्निकली समरी अबाउट रिसर्च। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक समरी है किसके बारे में, रिसर्च के बारे में। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो रिसर्च हम करते हैं उसके बारे में जो समरी दी जाती है कि ये किस चीज़ के बारे में है। यानी कि अगर हमें किसी रिसर्च के बारे में पता करना है तो उसके बारे में समरी दी जाती है कि ये रिसर्च इस पे आधारित है, इस पे बेस्ड है। वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है। दिस इंक्लूड हाईलाइट्स ऑफ फैक्ट, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। इसमें क्या है कि जो फैक्ट है उसको हाईलाइट, एनालिसिस और रिकमेंडेशन की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है, पहली बात तो समरी दी जाती है रिसर्च के बारे में, फिर उसके बाद फैक्ट जो है उसको हाईलाइट किया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर एनालिसिस किया जाता है कि ये रिसर्च कैसे सही है कैसे नहीं है, फिर रिकमेंडेशन की जाती है विच इज़ यूजफुल फॉर सम रीडर हु मे नॉट हैव टाइम टू रीड होल थीसिस रिपोर्ट। ये रिकमेंडेशन की जाती है कुछ रीडर के लिए कि वो कितने समय में इसको कर पाएंगे कि नहीं। देखिए नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट हेल्प डिफरेंट रीडर टू टर्न टू स्पेसिफिक पेजेस। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले हम टाइटल पेज की बात की, फिर हमने बॉडी की बात की, फिर उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि कौन कौन सा टॉपिक, यानी कि जो रिसर्च है कौन कौन सा टॉपिक जो है वो किस पेज पे लिखा है वो इस पे होगा। जैसे कि आप कोई बुक लेते हो, बुक का जो कंटेंट देखते हो ना कि लिखे, जैसे आप यूजीसी नेट की बुक देखते हो उसमें लिखा होगा शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड 1 से लेके इतने पेज पे, रिसर्च एप्टीट्यूड 1 से ये इतने पेज पे है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें कोई चैप्टर अच्छे से करना है या कुछ भी करना है तो हमें वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम उसके पेज नंबर पर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेजेस के बारे में बताया होता है। It includes table of contents, list number, heading, appended part, figure and table with in page number। इसमें क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, टेक्स्ट की हेडिंग होगी, ठीक है, यानी कि ये टाइटल होगा ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च है, ये वो है ऐसे करके। तो इस सारे के ऊपर ये पेज नंबर दिया होगा। ये किस में आएगा, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट और टेबल्स ऑफ कंटेंट किस में आएगा, ये सब आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू। देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट में पहले तो जिस चीज़ के बारे में रिसर्च की जा रही है उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, यानी कि रिव्यू करके देखना कि जो चीज़ सही जो करवाई जा रही है उसका रिव्यू क्या है, वो सही है गलत है क्या है। मेथड, अब रिपोर्ट का मेथड क्या है, किस हिसाब से रिपोर्ट बनाई गई है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब स्टैट्स देखना है इसमें, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे हम देखें कि भारत में कितनी, इंडिया में कितनी गरीबी है, बेरोज़गारी है, एजुकेशन कितनी है, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा उसका एनालिसिस करके देखना कि वाकई जो रिपोर्ट में दिया गया है क्या वाकई सचमुच ऐसा ही है कि वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा है। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। देखिए इसमें क्या है कि कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होगा, इसमें निष्कर्ष जरूर होगा, कंक्लूजन ज़रूर होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो सही है नहीं है, और रेकमेंड के लिए बताई जा सकती है कि ये पार्ट आप वहाँ से भी देख सकते हो। तब देखते हैं, देखिए जो हमने 5 ये पार्ट अभी देखे हैं बॉडी ऑफ रिपोर्ट की, इसको ब्रीफली तरीके से देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या पहले क्या होगा, देखिए बॉडी ऑफ रिपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन है, ये पहले वाला इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि देखिए इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ द स्टडी, पहले स्टडी का पर्पस किसके लिए बनाई गई है, किसके लिए रिसर्च की गई है। स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, अब इसमें हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन के बारे में स्टेटमेंट है, यानी कि जो रिसर्च की गई थी वो पहली बात तो है किसी हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, वो हाइपोथेसिस क्या था उसके बारे में बताया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है, स्टडी की विशेषताएं, यानी कि जो अभी रिसर्च की गई है उसकी विशेषताएं क्या है। डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन होती है इसमें, परिभाषाएं, ये राइटर ने इसके बारे ये लिखा है, इसने राइटर ने ये लिखा है। डेलिमिशन यानी कि हदबंदी। लिमिटेशन एंड अजम्पशन, देखिए इसमें डेलिमिशन, लिमिटेशन एंड अजम्पशन भी होती है। तो डेलिमिशन को देखते हैं, देखिए फैक्टर्स दैट वर कंट्रोल बाय द रिसर्चर। अब देखिए डेलिमिशन क्या होता है कि एक हदबंदी कर दी जाती है रिसर्चर के द्वारा कि किस फैक्टर को कितना लिखना है। देखिए हम किसी चीज़ के बारे में जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेलिमिशन के में क्या होता है कि जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है, जब अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जब अपनी थीसिस लिखता है, यानी कि जब एक रिसर्चर थीसिस लिखता है वो फैक्टर्स को डेलिमिट करता है या उसकी डेलिमिशन कर देता है कि मुझे इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है लिमिटेशन।
फैक्टर्स दैट वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। अब देखिए लिमिटेशन में क्या है कि वो फैक्टर जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स। अजम्पशन, फैक्टर्स दैट द रिसर्चर अज्यूम्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अजम्पशन क्या है? मान्यताएं, यानी कि जो चीज़ उसने पढ़ाई है या जो चीज़ उसने यहाँ पे दर्शाई गई है, जो अपनी उसने थीसिस में लिखी है, वो किस चीज़ पर बेस्ड है। अजम्पशन क्या है उसका? फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो बिना अजम्पशन के कभी भी लागू हो ही नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए अजम्पशन होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ये। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ द स्टडी मे बी लिटरेचर रिव्यू। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू में होता है कि जो चीज़ें उसमें साहित्य दिया गया है, इनकी जो चीज़ें इसमें शब्दों की बनावट है और की राइटिंग वगैरह है, वो देखना है कि वो लैंग्वेज इजी है कैसी है। कई बार होता है ना बुक्स की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो भी इसमें जानना है। मेथड्स एंड प्रोसीजर, देखिए मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है। देखिए दिस सेक्शन शुड क्लियरली प्रेजेंट ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस बाय विच द स्टडी विल बी कंप्लीटेड। इसमें क्या है कि इसमें ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो स्टडी कैसे कैसे रिसर्च जो कैसे कैसे कंप्लीट की गई थी, क्या उसका प्रोसेस रहा था ईच यूनिट का, तो इसमें वो देखा जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें कि जब एक रिसर्चर थीसिस के ज़रिए अपनी रिसर्च को पेश करता है, उसमें उसके मेथड और प्रोसीजर को बताया जाता है कि इसने ये मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, ये प्रोसीजर इसको लगा है और इतने टाइम में इसने किया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देखिए प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डाटा का जो एनालिसिस उसमें वो किया जाता है, वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंडर किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इसमें यूज़ किया जाता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए। द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है कि जो टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो रिसर्च हाइपोथेसिस या क्वेश्चन का रिफ्लेक्टिव होती है। यानी कि सिंपल सी बात करें कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें देखा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिसर्च है उसमें स्टैटिक बेस पे या कैलकुलेशन बेस पे कितना एनालिसिस किया गया है, इसमें क्वेश्चन वगैरह या हाइपोथेसिस वगैरह इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन। दिस सेक्शन कंसिस्ट प्रेजेंट एनालिसिस एंड इंटरप्ट कंक्लूजन हाइपोथेसिस डाटा एंड रिकमेंडेशन। इसमें क्या है देखिए फ्रेंड्स कि जो चीज़ें एनालिसिस जो किया गया है, जो कंक्लूजन निकला है या जो हाइपोथेसिस डाटा है, इसमें सिंपल सी बात है कि एक रिसर्चर ने जब अपनी रिसर्च के ज़रिए या थीसिस के ज़रिए जो अपनी रिसर्च जो है वो बताई है, तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा है, तो उसका हाइपोथेसिस क्या था, क्या वाकई वो उसमें सफल हुआ है, इसमें इसके बारे में देखा जाता है। यानी कि जिस सोच को, जिस हाइपोथेसिस को या जिस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए किसी रिसर्चर ने एक रिसर्च की थी, क्या वो उसके ऊपर कामयाब हो पाया कि नहीं। ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस सेक्शन क्रिएट द करंट नॉलेज इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि करंट नॉलेज कौन सी, जिसके ऊपर जो रिसर्च जो है वो बेस्ड है। अब जिसके ऊपर जो रिसर्च बेस्ड है, जो करंट नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, उसको अच्छे से ध्यान से देखना कि क्या वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में कंक्लूजन पे पहुँचना। तो नेक्स्ट है रेफरेंस सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट किया है, फिर हम रेफरेंस सेक्शन करेंगे। अभी देखिए रेफरेंस सेक्शन में क्या है। रेफरेंस सेक्शन कैन बी कंप्राइज ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। रेफरेंस सेक्शन में क्या है, ये रेफरेंस सेक्शन जो है वो बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स से बनता है। देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस सेक्शन में कुछ नहीं है, आप सिंपल से देखिए, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जब आप विकीपीडिया पे जाते हो, पहले तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तब आप पेज के बिल्कुल नीचे जाते हो, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा ना यहाँ से रेफरेंस सेक्शन, अपेंडिक्स वगैरह। तो रेफरेंस सेक्शन में होता क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप उसको अगर और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप
इन अपेंडिक्स या इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अपेंडिक्स में क्या होगा, बिब्लियोग्राफी में क्या होगा कि वहाँ पर आपको एक चीज़ के एक बुक में बारे में बताया जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। आपको उसमें ढेरों सारी बुक्स बता दी जाएंगी, ढेर सारे राइटर के बारे में बता दिया जाएगा। ये तो मैंने गूगल की बात की है। अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ोगे तो कई बुक्स में क्या होता है कि एंड के पेजों में रेफरेंस सेक्शन दिया होता है कि यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है, अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। वो होता है रेफरेंस सेक्शन। ये किससे मिलकर बनता है, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स से। देखिए बिब्लियोग्राफी की बात करें, द बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ द पब्लिकेशन यूज इन थीसिस रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी क्या है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है यूज इन थीसिस रिपोर्ट, यानी कि थीसिस रिपोर्ट में जिस जिस पब्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया है उसकी लिस्ट होती है इसमें। यानी कि जब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के बारे में और कई पब्लिकेशन ने क्या क्या जानकारी दी है वो इसमें दे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप देखें कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की राइटर की कई सारी बुक्स हैं। पेपर वन की जो बुक्स है इसके कई सारे राइटर हैं, तो आपको जैसे आप एक राइटर की बुक पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स में दिया जाएगा कि आप इसको भी पढ़ सकते हो। द पब्लिकेशन यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज बट नॉट कोटेड इन द रिपोर्ट में इंक्लूड इन बिब्लियोग्राफी। देखिए पब्लिकेशन यूज फॉर इन्फॉर्मेशन, पब्लिकेशन का इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिब्लियोग्राफी में यानी कि जो पब्लिकेशन के बारे में जो जानकारी है, जिसने बुक्स जो छापी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो वो आपको बिब्लियोग्राफी में मिल जाएगा। बिब्लियोग्राफी में राइट इनटू टू फॉर्मेट। अब देखिए जो बिब्लियोग्राफी है तो वो दो फॉर्मेट में लिखी जाती है। पहला फॉर्मेट है APA फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो APA फॉर्मेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, ऑथर्स नेम, ऑथर्स लास्ट नेम, इसमें ऑथर्स का लास्ट नेम होता है क्या है, उसके बाद फर्स्ट इनिशियल यानी कि फर्स्ट डेट क्या है, इसको कब पहली बार प्रकाशित किया गया था, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल यानी कि जो आर्टिकल है जिस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है इसका टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया यानी कि इसका पेजेस क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, जैसे कि ये कितनी मोटी बुक है, इसका वॉल्यूम कितना है, या एक पार्ट में है, दो पार्ट में, कितने पार्ट में है, इसके पेजेस कितने हैं। सिटी ऑफ पब्लिकेशन, देखिए पब्लिकेशन के बारे में बताया गया कि किस पब्लिकेशन छापी है। पब्लिशिंग सिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है कि ये कहाँ की है, ठीक है, कौन से शहर की है। पब्लिकेशन कंपनी, इसमें पब्लिकेशन कंपनी का नाम भी होता है। तो फ्रेंड्स APA फॉर्मेट जो है तो आजकल ये कम इस्तेमाल होती है, तो वैसे ज़्यादातर ये MLA फॉर्मेट ही इस्तेमाल इसमें होता है। तो बिब्लियोग्राफी पहले APA फॉर्मेट, ये 1929 में बना था APA फॉर्मेट, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है MLA फॉर्मेट यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। आजकल क्या है कि MLA फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, ऑथर का लास्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम भी होता है, बुक का टाइटल क्या है, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। सिटी ऑफ पब्लिकेशन सेम ही है, पब्लिशिंग कंपनी भी सेम, और पब्लिकेशन डेट भी इसमें होती है। जैसे आप देखिए, आप एग्जांपल दिए जैन मनीष, पहले क्या आएगा, उसका लास्ट नेम, ठीक है, ऑथर्स लास्ट नेम यहाँ पे लिखा है जैन, फिर उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा उसका फर्स्ट नेम, फिर बुक का टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सिटी ऑफ पब्लिकेशन कहाँ की है, ये न्यू दिल्ली की। फिर पब्लिकेशन कंपनी कौन है, प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया। अब पब्लिकेशन डेट क्या है, 2010। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैंने, ठीक है, आप दोबारा से देख सकते हो MLA फॉर्मेट की। ऑथर्स का लास्ट नेम, तो ये ऑथर्स का लास्ट नेम आ गया जैन, फिर ऑथर्स का फर्स्ट नेम, ऑथर का फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, मनीष, फिर टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन कौन सी जगह पे है, न्यू दिल्ली में, पब्लिशिंग कंपनी प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया, और 2010 इसकी पब्लिकेशन डेट। तो ऐसे करके ये होता है। तो नेक्स्ट अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स, देखिए द अपेंडिक्स एज इट्स नेम एम्प्लाइज इज ए ट्रैक्ट ऑन पार्ट। अपेंडिक्स कंटेंट आर वर्किंग पेपर, समरी टेबल, एडिशनल रेफरेंस एंड अदर रिपोर्ट्स बट नॉट इंक्लूड चार्ट, ग्राफ एंड टेबल विच डायरेक्टली सपोर्ट द रिपोर्ट। अब देखिए अपेंडिक्स में क्या है, अपेंडिक्स में हम चीज़ें कौन कौन सी देख सकते हैं। पहली बात तो है इसमें हम वर्किंग पेपर देख सकते हैं, समरी टेबल यानी कि जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी समरी क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें दर्ज की गई हैं, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर में इसमें मिलेंगे, एडिशनल रेफरेंस में मिल जाएगा,
इसमें अदर रिपोर्ट भी मिल जाएंगी, पर इसमें चार्ट, ग्राफ या टेबल्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी रिपोर्ट के लिए। अगर अब हमें किसी रिपोर्ट के बारे में अच्छे से बताना है तो उसमें चार्ट, ग्राफ और टेबल का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें अपेंडिक्स में वो होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या है। पहली बात तो है फुट नोट और एंडिंग नोट। फुट नोट क्या है कि जब जो पेज है जो आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसके नीचे जहाँ पे पेज की नंबरिंग की हुई होती है वहाँ पे फुट नोट लिखा जाता है। हेडिंग है फिगर, प्रूफ राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग, टेबल, पेजिनेशन एंड समीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, पहले फुट नोट या एंडिंग नोट होता है, हर एक पेज के नीचे दिए जाता है फुट नोट। हेडिंग जो होती है कि जब आप पेज देखोगे उसके ऊपर है के ऊपर, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई चैप्टर पढ़ोगे उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा, हर एक पेज पे लिखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर फिगर, ठीक है, कितनी मात्रा में कितनी फिगर आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, फिर उसके बाद स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस राइटिंग में किस स्टाइल में ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद टेबल्स, फिर पेजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे बुक्स को नंबरिंग देना। ठीक है, पेज को नंबर देना होता है पेजिनेशन। समीशन, तब हम बात करेंगे फुट नोट और एंडिंग नोट की। देखिए फुट नोट इज़ बॉटम ऑफ पेज ऑफ बुक और मैन्युस्क्रिप्ट दैट कमेंट ऑन और साइट्स ए रेफरेंस डेजिग्नेशन पार्ट ऑफ टेक्स्ट। सम स्पेशल वर्ड यूज इन फुट नोट और एंडिंग नोट। देखिए फुट नोट क्या होता है कि पेज के सबसे बॉटम में सबसे नीचे होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, ये कमेंट होता है, यानी कि जो आपने चीज़ पढ़ी है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, किसी आपने पॉइंट को पढ़ा है, तो उसके रेफरेंस के बारे में एक जो नीचे पेज पे लिखा होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट होता है, उसे कहते हैं फुट नोट, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पेज के नीचे बिल्कुल पेज के एंड में बॉटम में लाइनें लिखी होती है। आप किसी भी राइटर की वैसे बुक देखोगे उसमें आपको मिल ही जाएगा आसानी से। इसमें क्या होता है कि सम स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने बुक में पढ़ा तो है वो तो आपको समझ में आ ही गया है, तो इसमें कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको आसानी से इसमें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल साइंस की बुक में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप। अब देखिए कि जो रिसर्च स्टेप है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सितंबर 2013 का क्वेश्चन था ये। देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है ये ABCD, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, तो पहले टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद डाटा कलेक्शन, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें आएगा ऑप्शन नंबर A में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर एलिमेंट ऑफ ए डिसर्टेशन आर। अब देखिए जो कोर एलिमेंट क्या है डिसर्टेशन का, ये 2014 का क्वेश्चन था। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, यानी कि इंट्रोडक्शन। पहले देखिए इंट्रोडक्शन आएगा, यानी कि डिसर्टेशन में क्या आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मैथोलॉजी, फिर डिस्कशन, फिर एंड में आएगा कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि घूम फिर के ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए गुड थीसिस राइट शुड इन्वॉल्व, यानी कि अगर हमें एक गुड थीसिस, एक अच्छी थीसिस लिखनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये जून 2015 क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए है केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, B कॉन्सिस्टेंसीज इन द वे ऑफ थीसिस इज राइटिंग, ऑप्शन नंबर C ए क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, या ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर है D ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर। अब देखिए जो एथिकल्स नॉर्म है किसी रिसर्च में, उसमें कौन सी गाइडलाइन नहीं होती, क्या उसमें नहीं होता। तो दिसंबर 2015 क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 1 है थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंट पॉलिसी या डाटा शेयरिंग पॉलिसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थीसिस फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रिसर्च में एथिकल नॉर्म्स, एथिकल्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, ऐसी करके वो होती है एथिकल नॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए PhD थीसिस विच वन इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शोइंग
स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन, यानी कि पीएचडी की जो थीसिस होती है, जब हम पीएचडी में जो थीसिस लिखते हैं तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जुलाई 2016 में क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर पीएचडी में कोई थीसिस लिखी गई है उसे हमें चैप्टर वाइज अगर शो करना है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, डाटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, सजेशन फॉर फर्दर सर्च एंड सर्च अपेंडिक्स। तो ये अगर आप पीएचडी में कोई थीसिस लिखते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर।